हक की बात। नमस्कार, हक की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। देश में दिनों दिन कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और यूपी में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। यूपी में चुनावी शोर थोड़ा कम है, लेकिन बंगाल में घमासान जारी है, इसलिए कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। और अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बंगाल में होने वाले सभी चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया है। सभी राजनीतिक दलों से भी उन्होंने अपील की है, जिसके बाद टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया है कि वो बाकी चरणों के लिए कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी अब कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। वो प्रतीकात्मक तौर पर शहर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सिर्फ एक बैठक करेंगे। बाकी सभी जिलों में भी उन्होंने चुनावी रैलियों का समय अब घटा दिया है। अब सिर्फ 30 मिनट की रैली करेंगी। और बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने इससे पहले यह मांग भी की थी कि बंगाल में बाकी चरणों के जो बचे हुए चुनाव है वो एक साथ करा दिए जाएं, ताकि कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी चुनाव आयोग को इस बारे में पत्र लिख चुके हैं। लेकिन सवाल अब बीजेपी पर उठ रहे हैं कि क्यों कोई इस तरह का कदम नहीं उठाया जा रहा ताकि कोरोना से लोगों को बचाया जा सके। इसे लेकर के टीएमसी नेता यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज भी कसा है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, फरवरी में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया। आज के टेलीग्राफ में उसका जिक्र है। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें उन्होंने कहा कि इट कैन बी सेड विथ प्राइड दैट इंडिया नॉट ओनली डिफीटेड कोविड under the able, sensitive, committed and visionary leadership of the Prime Minister, Shri Narendra Modi, the party unequivocally hails its leadership for introducing India to the world as a proud and victorious nation in the fight against COVID. As a proud and victorious nation. This was February. And in April, we don't know where we stand. Because रूल यही है ना कि जो व्यक्ति क्रेडिट लेगा, अगर चीजें गड़बड़ होती हैं तो ब्लेम भी उसी को लेना पड़ेगा। तो आज सीधा ब्लेम किसके ऊपर जाना चाहिए? हक की बात में कुछ अहम सवाल जिन पर आप अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहा है कि कोरोना काल में चुनावी रैलियां नहीं होनी चाहिए। इस पर आपकी राय क्या है, या आप बता सकते हैं देश को, देश की जनता को, समाज को चुनावी कार्यक्रमों से कितना कोरोना फैल रहा है। क्योंकि बार बार जो चाहे शादी के कार्यक्रम हो, चाहे किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए जाना हो, तो वहां पर उन चीजों पर पाबंदियां हैं, लेकिन राजनीतिक रैलियों पर भीड़ जो जुटाई जाती है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। क्यों राजनीतिक रैलियों पर लगाम नहीं लग पा रही है, ये बड़ा सवाल है। जनसभा और रोड शो के अलावा कैसे किया जा सकता है चुनाव प्रचार, ये आप अहम सुझाव अपना राजनीतिक दलों को दे सकते हैं, राजनीतिक लोगों को दे सकते हैं, अपने समाज को दे सकते हैं कि किस तरीके से प्रचार जो है वो किया जा सकता है। अपनी राय दीजिए। ये 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए आप, क्योंकि चुनाव का मौसम है और अगले साल भी कई राज्यों में चुनाव होना है, तो उसके लिए भी कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुके हैं कुछ राज्यों में। हालांकि अभी एक बार के लिए, क्योंकि कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कुछ ढील जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन फिर से अगर जो आने वाले चुनाव हैं, अगर उनके लिए भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो बड़ी संख्या में कोरोना के फैलने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और पश्चिम बंगाल में लगातार जिस तरीके से मांग की जा रही थी आम लोगों की तरफ से, देश के लोगों की तरफ से, कि रैलियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, वो नहीं लग रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब वो इस तरीके के कार्यक्रम बंगाल में नहीं करेंगे। तो बीजेपी ने उस पर तंज भी कसा कि आप तो पिक्चर में थे ही नहीं, आप तो जीत की तरफ थे ही नहीं। और वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अब एक बड़ा फैसला लिया है। कोलकाता में अब वो प्रचार नहीं करेंगी और इसके अलावा जिन बाकी जिलों में चुनाव प्रचार करना भी है, वहां पर 30 मिनट से ज्यादा का कार्यक्रम नहीं होगा। इस बारे में जानकारी दी गई है टीएमसी की तरफ से। तो अब सवाल, क्योंकि
केंद्र सरकार पर बार बार उठ रहे हैं, तो अभी सवाल केंद्र सरकार पर ही उठेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार में जो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की तरफ से वहां पर चुनावी रैलियां की जा रही हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं, गृह मंत्री भी पहुंच रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं। सभी बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं, चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोई ढील नहीं दी जा रही। तो सवाल बीजेपी पर ही उठ रहा है कि आखिरकार क्यों इस तरीके का कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। लेकिन आप सभी राजनीतिक दलों को सलाह दे सकते हैं, नसीहत दे सकते हैं, और चुनावी कार्यक्रमों से कितना कोरोना फैल रहा है इस बारे में आपको क्या लगता है, आप अपना जवाब दे सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। हमें कॉल कीजिए। क्यों राजनीतिक रैलियों पर लगाम नहीं लग पा रही है, इस बारे में भी आप सवाल उठा सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं कि आखिरकार राजनीतिक लोगों के लिए इतना जरूरी चुनाव हो गया है कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी कम मामले सामने नहीं आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल में लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है, 8,000 से ज्यादा मामले आने शुरू हो गए हैं। और आप हमें अपनी राय दे सकते हैं, ये 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना काल में चुनाव प्रचार किया गया, भीड़ जुटाई गई, और उसके बाद अब कोरोना के मामलों में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि दूसरी जब लहर आती है तो वो काफी भयावह है, अलग अलग देशों में देखने को मिली है। हालांकि टीएमसी की तरफ से इस बात पर सवाल उठाया गया है कि जब आप पहले देश को ये घोषित कर चुके हैं कि देश ने कोरोना से ये जंग जो है, कोरोना से जो लड़ाई जो है वो जीत ली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ उस प्रस्ताव में की गई, विजनरी नेता बताया गया प्रधानमंत्री मोदी को, और अब वो जीत कहां चली गई, क्यों इतने ज्यादा मामले बढ़ गए हैं, तो इसके लिए उन्होंने जिम्मेदार ठहराया केंद्र सरकार को। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी रियायतें दी गई, पूरी तरह से छूट दे दी गई, जो गैर जरूरी कार्यक्रम उनके लिए भी छूट दी गई, और जो राजनीतिक कार्यक्रम है वो तो बदस्तूर अभी भी जारी हैं। रैलियां, रोड शो हो रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम बड़े बड़े हुए, चुनावी कार्यक्रम सबसे ज्यादा हुए इस दौरान। तो ऐसे में कोरोना फैलने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार पर जाती है, और अलग अलग राज्यों पर अभी भी ये बात जो है वो छोड़ी जा रही है कि राज्य अपने हिसाब से अपना फैसला ले सकते हैं। अगर राज्यों को लगता है कि लॉकडाउन ही लगाना होगा तो लॉकडाउन भी लगाने के लिए राज्य सरकारें जो है वो स्वतंत्र हैं। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर के आप क्या समझते हैं, क्योंकि चुनावी कार्यक्रम लगातार जिस तरीके से किए जा रहे हैं उन पर आप क्या समझते हैं, क्या अपनी राय रखना चाहते हैं, वो आप रख सकते हैं। कोरोना काल में चुनावी कार्यक्रमों पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय देश और समाज के सामने रख सकते हैं। चुनावी कार्यक्रमों से कितना कोरोना है फैल रहा है, क्योंकि देश भर में जिस तरीके से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, कोरोना काल में चुनावी कार्यक्रम भी लगातार चल रहे हैं, कई राज्यों में चुनावी हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। विजेंद्र हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर, अपनी राय रखिए। हाँ जी, ये राजनीति है जी। कोरोना जी, ये गांव में नहीं है कोरोना कोई, ये गांव है इनमें कोई कोरोना नहीं है जी। पंजाब से बोल रहा हूँ मैं जी। विजेंद्र जी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चुनावी रैलियां चल रही हैं और उनको रोकने की बात भी चल रही है, लेकिन लगाम क्यों नहीं लग पा रही है, इस बारे में आप क्या समझते हैं? नहीं, ये तो जो अपना राजनीतिक लोग है ना, ये अपना फायदे के मारे कोरोना बना रहे हैं। कोरोना नहीं है ये, कोरोना नहीं है ये आप मानते हैं? हाँ जी, हाँ मानते हैं, हम गाँव में रहते हैं। जी विजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, लेकिन माफी चाहेंगे क्योंकि कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, आप ये ना समझे कि राजनीतिक लोग अगर कार्यक्रम कर रहे हैं तो कोरोना नहीं है। आप एहतियात बरतते रहें, सावधानी बरतते रहें, ताकि कोरोना जैसी महामारी से आप बचे रहें और आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ये हमारी आपसे अपील है। लेकिन कोरोना का जो खतरा आम लोगों को बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसको चुनावी रैलियों में क्यों नहीं समझा जाता कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। चुनावी कार्यक्रम जब किए जाते हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, तो वहां पर क्यों नहीं ये समझा जाता कि कोरोना महामारी इन रैलियों से भी फैल रही है, फैल सकती है। यहाँ पर कहना गलत होगा क्योंकि फैल रही है। अगर भीड़ में
लोग जाते हैं और उनकी जांच पूरी तरह से की जाए। अगर उनमें से कुछ लोग भी कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो उनमें से ही सैकड़ों लोगों में, हजारों लोगों में कोरोना जो है वो फैल सकता है और फैल भी रहा है। इसी वजह से, यही वजह है कि अलग अलग राज्यों में बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से कोरोना के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं और उसके बावजूद भी चुनावी कार्यक्रम जो हैं वो चल रहे हैं, चाहे वो रोड शो हो या फिर रैलियां हो, जनसभाएं हो। लेकिन इस बीच दो पार्टियों ने, पश्चिम बंगाल में दो पार्टियों ने बड़े फैसले लिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी तमाम जो कार्यक्रम हैं, चुनावी कार्यक्रम, उनको रद्द कर दिया है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जिन दो पार्टियों में फाइट बताई जा रही है, बीजेपी और टीएमसी, तो टीएमसी की तरफ से भी ये फैसला लिया गया है कि ममता बनर्जी अब कोलकाता में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं करेंगे और इसके अलावा जिन जिलों में भी कार्यक्रम करेंगी वहां पर भी कार्यक्रम का जो समय है वो कम कर दिया गया है। 30 मिनट से ज्यादा कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। आरती, हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरती जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर, अपनी राय रखिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देश में ना हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। अब लगातार 1 लाख से अधिक केस सामने आ रहे हैं जो बेहद ही डराने वाले हैं। और दूसरी तरफ चुनाव को लेकर बात करें, केंद्र सरकार हालांकि दूसरी तरफ लोगों से अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क लगाइए, लेकिन यहाँ पर सरकार खुद इस कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम देखिए यहाँ पर बंगाल में अगर चुनाव है तो वहाँ पर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। तमाम बड़े बड़े नेता बीच में रैलियां करने आते हैं, लेकिन एक तरफ भी इनको लगता नहीं है कि यहाँ पर सरकार तो लोगों से अपील कर रही है, लेकिन वहीं पर ही गाइडलाइंस की धज्जियां आखिर यही उड़ा रही है। क्योंकि अगर बड़े बड़े नेता यहाँ पर पॉजिटिव हो जाते हैं तो दूसरी तरफ अगर बात आम जनता की करें, आम जनता तो के लिए तो ना बेड्स मिल रहे हैं, ना ही ऑक्सीजन है उनके पास। और वीआईपी अगर नेताओं की करें तो नेता अगर पॉजिटिव हो जाते हैं उनके लिए वीआईपी सारे सब कुछ होता है। अगर बात इंजेक्शन को लेकर करें तो इनके सामने इंजेक्शन भी लगाया जाता है। जी बिल्कुल आरती, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपने महत्वपूर्ण राय रखी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चुनावी कार्यक्रम चल रहे हैं और कोरोना दूसरी तरफ फैल रहा है, बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं लोग, और बड़ी संख्या में जो मरने वालों का आंकड़ा है वो भी अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार ये जो आंकड़े हैं ये अपने आप में डरा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो चुनावी कार्यक्रम है, भले ही जो नेता वहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं उनमें से भी कुछ लोग अगर कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो भी चुनावी कार्यक्रम नहीं रुकते। चुनावी कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह बड़ा फैसला लिया है, उन्होंने चुनाव प्रचार न करने का फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले काफ़ी समय से, जब से पश्चिम बंगाल में चुनाव की बात चल रही है, तब से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार फाइट में नहीं है, कांग्रेस पश्चिम बंगाल में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो उसको लेकर के अब बीजेपी ने तंज भी कसा इस फैसले को लेकर के, आप कहीं प्रतियोगिता में दिखाई नहीं दे रहे हैं और इसीलिए आपने मैदान छोड़ दिया। इस तरीके की बातें जो है वो कही जा रही हैं बीजेपी की तरफ से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मुख्य पार्टियां हैं जिनके बीच टक्कर का मुकाबला कहा जा रहा है, बीजेपी और टीएमसी की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया है। और वहीं दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर के बैठक हुई है। सीएम केजरीवाल उस बैठक के बारे में जानकारी दे रहे हैं, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। के सामने रखता रहा हूं, आपसे चर्चा करता रहा हूं। एक चीज हम लोगों ने हमेशा गांठ बांध के रखी, आपको कभी गलत तथ्य नहीं दिए, आपसे कभी झूठ नहीं बोला, जो था आपके सामने रख दिया। अगर स्थिति अच्छी थी तो भी आपको बताया, स्थिति खराब थी तो भी आपको हमने ईमानदारी से बताया, क्योंकि हम पहले दिन से समझ गए थे कि ये इतनी बड़ी आपदा है कि आपके साथ के बिना, जनता के साथ के बिना अकेले इस आपदा से सरकार सामना नहीं कर सकती। जनता का सहयोग और जनता की सहभागिता इस पूरे संघर्ष में बेहद जरूरी है। और जब तक जनता को सच नहीं बताया जाएगा, सारे तथ्य जनता के सामने नहीं रखे जाएंगे, तब तक जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना असंभव था। इसीलिए हमने हर चीज आपके सामने रखी। हमने टेस्ट नहीं कम होने दिए। आज दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि अगर प्रति 10 लाख की पॉपुलेशन पे देखा जाए तो शायद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं।
मैंने देखा कि कई जगहों पे उन्होंने टेस्ट कम कर दिए, टेस्ट कम कर दिए तो केस कम आने लग गए। इस तरह से तथ्यों के साथ कई जगह हेरफेर करने की कोशिश की गई। हमने ऐसा नहीं किया, हमने टेस्ट कम नहीं किए, उल्टे कम करने की वजह हमने दिल्ली में टेस्ट कई गुने बढ़ा दिए। आज लगभग 1 लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो रहे हैं। मौत के आंकड़े आपसे नहीं छुपाए, जितनी मौतें होती थी हमने सब आपके सामने रखी, ईमानदारी से रखी। अगर ज्यादा हो रही थी तो ज्यादा बताई, कम। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। गुरु तेग बहादुर मेरा नाम जोगिंदर सिंह, हेड ग्रंथी गुरुद्वारा ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਾਰੀ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਢਵਾਣਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਗਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬਨ 750 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कोरोना महामारी को लेकर के, और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी कोरोना की स्थिति को लेकर के जानकारी दे रहे हैं। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छे तरीके से मैनेज किया। दिल्ली में चौथी वेव आई है। पहली वेव पिछले साल जून में आई थी, जिसमें 4,500 के करीब केस आए थे। दूसरी वेव आई फिर सितंबर में, फिर तीसरी वेव आई जिसमें 8,500 के करीब केस आए थे। दुनिया के कई शहर ऐसे हैं, बड़े बड़े देशों के, विकसित देशों के शहर, जहां 6,000 केस आए तो उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया, कोलैप्स कर गया। दिल्ली में 8,500 केस आए पिछली बार तीसरी वेव में, तब भी हमारा सिस्टम कोलैप्स नहीं किया, उल्टे हमने और ज्यादा अपनी तैयारियां शुरू कर दी। आज 25,000 केस आए हैं। अब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुंच गया है। हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज्यादा तनाव में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी कोलैप्स किया है, लेकिन आज हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज्यादा तनाव में है। किसी भी हेल्थ सिस्टम की अपनी सीमाएं होती हैं। अनगिनत पेशेंट्स तो कोई भी सिस्टम नहीं ले सकता ना। किसी भी सिस्टम की अपनी सीमाएं हैं। पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है। खूब नए हॉस्पिटल खोले हैं, मोहल्ला क्लिनिक, पॉलीक्लिनिक बनाए हैं। बहुत बड़े स्तर के ऊपर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है। यही कारण है कि आज 25,000 केस के ऊपर भी दिल्ली का सिस्टम चल रहा है। लेकिन अब इसके बाद अगर तुरंत कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो यह सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। और अगर हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया तो मुझे डर है कहीं बहुत बड़ी त्रासदी ना हो जाए। जैसे मैंने बताया कि कल एक अस्पताल में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गई थी और बहुत बड़ी त्रासदी होते होते बची।
मैंने वीडियोस देखे हैं, तस्वीरें देखी हैं, आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पे। दुनिया के कई शहर ऐसे हैं जहां कॉरिडोर में पेशेंट्स पड़े हुए हैं, सड़कों के ऊपर लोग दम तोड़ रहे हैं। अभी तक हमने दिल्ली को उस किस्म की त्रासदी से बचाया है, वैसा नहीं होने दिया। आज सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलुओं के ऊपर, सारी परिस्थिति के ऊपर काफी विस्तार से बातचीत हुई। और उस बातचीत के बाद हमें यह लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को यह लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीजन है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हो, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीजें जारी रहेंगी और कौन सी चीजों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोजगार खत्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई खत्म हो जाती है, और खासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए। यकीन मानिए, हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिलके लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा रखिए। मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि यह निर्णय हमने बहुत मुश्किल से लिया है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सख्त खिलाफ रहा हूं। हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरोध किया है। मेरा यह मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं होता, लॉकडाउन से कोरोना की स्पीड कम हो जाती है। मेरा हमेशा यह मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। ये जो 6 दिन का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आपसे, इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर और दिल्ली में बेड्स की व्यवस्था करेंगे। केंद्र से हम मदद मांग रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं। केंद्र सरकार हमारी मदद भी कर रही है, उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं। उनसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, दवाइयों की व्यवस्था करेंगे। इस लॉकडाउन के समय को हम इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, घर से बाहर इस दौरान ना निकलें। पहले भी हमने कई कठिन निर्णय लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आज भी आप मेरा साथ देंगे। हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और जरूर जीतेंगे। नमस्कार। दिल्ली में लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे और कोरोना का बेकाबू होता हुआ रूप देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली में
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और उसके बाद जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने मदद मांगी है, जनता से सहयोग मांगा है और 6 दिन का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। लेकिन साथ ही अपील की गई है सभी लोगों से कि यह कठिन फैसला लेना पड़ा, लोगों को बचाने के लिए दिल्ली छोड़ करके जाना नहीं। सभी प्रवासी मजदूरों से यह अपील की है उन्होंने, जो एक जगह से कहीं दूर से या किसी और जगह से दिल्ली में अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं, उनसे अपील की गई है कि आप दिल्ली छोड़ करके मत जाइए। दिल्ली में सिर्फ 6 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है ताकि चेन को ब्रेक किया जा सके, कोरोना से बचा जा सके। लेकिन ये बड़ी खबर, दिल्ली में 6 दिन के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा। सीएम केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया है क्योंकि दिल्ली में लगातार दवाइयां कम पड़ रही है, ऑक्सीजन की भी कमी पड़ रही है, कोरोना के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। उसी को लेकर के उन्होंने कहा कि अब तक जनता से कुछ नहीं छुपाया, सच दिखाया, सच बताया और इसी के मद्देनजर जब स्थिति बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है तो 6 दिन का लॉकडाउन अब लगाया। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा उसके साथ जाहिर कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ी हुई थी। उसको संभालने के लिए दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते का जो लॉकडाउन लिया है वो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि कोरोना की रफ्तार कितनी रुकती है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के फैसले से कहीं ना कहीं जो वाइन पीने वाले यानी शराब पीने वाले हैं वो नाराज है और कहीं ना कहीं वाइन शॉपों की दुकान पर लगातार भीड़ उमड़ी हुई है। जैसे ही पता लगा कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग रहा है तो कहीं ना कहीं लेने वाले की कतार लगी हुई है वाइन शॉपों की दुकान पे। जी क्योंकि 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है और इस बात को भी उन्होंने साफ किया कि कहीं ना कहीं रोजगार लॉकडाउन की वजह से चला जाता है, लोगों को परेशानियां होती हैं, लेकिन उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है ताकि गरीब लोगों तक कम से कम खाना पहुंचाया जा सके, दवाइयां पहुंचाई जा सके अगर किसी को कोई परेशानी होती है? जिस तरीके से बात करें गरीब लोगों के लिए बिल्कुल सुविधाएं दी गई है, मगर दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, मगर कोशिश के साथ साथ कहीं ना कहीं स्थिति भी बिगड़ती नजर आ रही है। मगर देखना होगा 1 हफ्ते के लॉकडाउन से कितना फर्क पड़ सकता है दिल्ली सरकार की योजनाओं पर। जी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन दिल्ली में इस वक्त आप समझ सकते हैं देश में कोरोना का क्या कुछ हाल जो है वो बना हुआ है, क्या कुछ स्थिति जो है वो बनी हुई है। दिल्ली में भी लॉकडाउन लगाना पड़ा है 6 दिन के लिए क्योंकि बड़ी संख्या में कोरोना के संक्रमित जो मरीज वो सामने आ रहे थे और इसी वजह से दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने यह कहा कि हेल्थ सिस्टम जो है वो अपने चरम सीमा पर है, तनाव में है, अब इससे ज्यादा मरीजों को नहीं लिया जा सकता। चलिए हक की बात में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।